दोस्तों नमस्कार। दिल्ली के राजनीतिक गलियारे में चर्चा इस बात को लेकर नहीं है कि संसद क्यों नहीं चल पा रही है। जिस तरीके से अडानी कांड को लेकर और जेपीसी की मांग को लेकर विपक्ष एकजुट है, नारे लगा रहा है, उससे कोई शिकन सत्ता के माथे पर नहीं है। चर्चा और चिंता तो राजनीतिक गलियारे में, वह भी लाल दीवारों के भीतर, यानी रायसीना हिल्स के ऊपर प्रधानमंत्री कार्यालय हो या फिर गृह मंत्रालय का दफ्तर हो। चिंता और शिकन इस बात को लेकर है कि अगर कर्नाटक गंवा दिए तब क्या होगा, क्योंकि कर्नाटक एक ऐसा ट्रिगर है जिसके ऊपर 2024 के चुनाव का भविष्य भी कहीं ना कहीं मंडरा रहा है। कर्नाटक एक ऐसे राजनीतिक बैटल के तौर पर उभर रहा है जिसमें कांग्रेस के तमाम राजनीतिक प्रयोग की पहली बड़ी परीक्षा कर्नाटक में होनी है। और बीजेपी जो अभी तक दिल्ली के जरिए कर्नाटक का खेल करती रही और बोम्मई को मुख्यमंत्री बनाकर भी उसे कोई शह और मात देने की स्थिति में कर्नाटक के भीतर से निकल नहीं पाया, चाहे वो येदियुरप्पा ही क्यों ना हो, जिन्होंने एक वक्त बीजेपी के लिए रास्ता बनाया, फतह दिलाई। लेकिन नई परिस्थितियां शायद इन लाल दीवारों के भीतर डराने वाली है। 6 बार प्रधानमंत्री इस बरस कर्नाटक की यात्रा कर चुके हैं, 4 बार गृह मंत्री भी जा चुके हैं, और अब जो शुरुआत होनी है उसमें दर्जनों यात्राएं प्रधानमंत्री की होनी है, दर्जनों से ज्यादा बार यात्राएं गृह मंत्री की होनी है। जेपी नड्डा भी लगातार कर्नाटक के गलियारों में घूम रहे हैं। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह हो चला है कि अगर कर्नाटक गया तो दक्षिण का दरवाजा बंद और बीजेपी की पहचान या प्रधानमंत्री मोदी की अपनी पहचान इस देश के साथ नहीं जुड़ पाएगी। केरल का दरवाजा बीजेपी के लिए खुला नहीं, तमिलनाडु ने कभी खोला नहीं, आंध्र प्रदेश में कहीं है नहीं, तेलंगाना में पीछे खड़ी है और महाराष्ट्र के भीतर जैसे तैसे सरकार बनाकर अड़ी हुई है। तो ऐसे में कर्नाटक ही तो एकमात्र बचा है और यह रास्ता उलझते चला जा रहा है, क्योंकि एक तरफ जब पदयात्रा निकली तो उसने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के भीतर कर्नाटक में थिरकन पैदा की, और दूसरी तरफ कर्नाटक के भीतर वोटरों के जहन में भी यह सवाल आया कि 2018 के चुनाव में वह तो ये मानकर चल रहे थे कि दरअसल कांग्रेस और जेडीएस सरकार बना लेगी, लेकिन राज्यपाल ने खेल कर दिया। 104 सदस्यों वाली बीजेपी को 15 दिनों का वक्त दे दिया कि सरकार आप बनाइए, और दोनों एक साथ थे, यानी कांग्रेस और जेडीएस 117 विधायकों के साथ, बहुमत के साथ, लेकिन उन्हें मौका नहीं दिया और कर्नाटक में खेल हो गया। लेकिन यह खेल क्या दोबारा खेला जा सकता है? क्या किसी ऑपरेशन की तैयारी इन लाल दीवारों के भीतर चुनाव परिणाम आने के बाद को लेकर बन रही है? क्योंकि जिस बिसात के आश्रय चल रहे हैं उसमें 2-3 बातें गौर करने लायक इसलिए है क्योंकि पहली बार दिल्ली ये मान रही है कि दिल्ली के आश्रय कर्नाटक का खेल खेलना बेहद मुश्किल काम है। मुश्किल काम का मतलब है कि वहां के समीकरणों के आश्रय ही आपको चलना होगा। वो चाहे लिंगायत का जिक्र हो, चाहे वोकलिंगा वोटरों का जिक्र हो, चाहे ओबीसी का जिक्र हो या फिर दलितों का जिक्र हो, और उस कड़ी में कहीं ना कहीं मुस्लिम वोटरों को भी अपने साथ लाने का प्रयास करना होगा। तो क्या वाकई बीजेपी की अपनी राजनीतिक जमीन कर्नाटक के भीतर कई मायनों में इसलिए कमजोर हो गई क्योंकि 2018 के बाद जितने प्रयोग कर्नाटक की सत्ता को पाने के लिए किए गए और जिनके जरिए सत्ता पाई गई, उनको ही एक झटका दे दिया गया। 2021 में येदियुरप्पा की कुर्सी चली गई, और मौजूदा वक्त का सच यह है कि येदियुरप्पा के बेटे हो या सामने बीजेपी के कद्दावर नेता सीटी रवि ही क्यों ना हो, सभी आपस में टकरा रहे हैं। विधायकों में होड़ लगी हुई है, यह जानते समझते हुए कि ऐलान करना पड़ा बीजेपी को कि हम किसी भी विधायक का टिकट काटेंगे नहीं, क्योंकि एक बड़ी लंबी कतार है जो जाने को तैयार है। या तो वो कांग्रेस में जाना चाहती है या जेडीएस के आश्रय खुद को कहीं गठबंधन के आश्रय बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस के जरिए आगे बढ़ना चाहती है। तो क्या कांग्रेस की राजनीतिक जमीन पुख्ता हो चली है? और जिस तरीके से कांग्रेस ने ऐलान किया है अपने उन वादों को लेकर, जो कह रही है हम आते ही इसे पूरा करेंगे, उसके दर्द के पीछे 3 बातें
कर्नाटक की खुले तौर पर उभर रही है, जो एंटी इनकम्बेंसी के तौर पर बीजेपी को डरा रही है, और यह डर दिल्ली तक है। पहला बड़ा हिस्सा तो उस गरीबी मुफलिसी, गरीबी की रेखा से नीचे वाले तबके को लेकर है, जिसको राहत और रियायत अब कैश के तौर पर देने का वायदा कांग्रेस कर रही है। दूसरी परिस्थिति बेरोजगारी को लेकर है, और यह हर कोई जानता है कि कर्नाटक महाराष्ट्र के बाद रईस राज्यों में आता है, और शायद इसीलिए रईस राज्य के भीतर पॉलिटिशियन अक्सर रईस होते हैं, और रईस पॉलिटिशियन अपनी सत्ता गंवाना नहीं चाहते हैं, इस तरफ रहें या उस तरफ रहें। लेकिन 2021 के बाद से बीजेपी की सत्ता होते हुए भी ना तो आरएसएस से कोई संवाद, ना ही बीजेपी के पुराने नेताओं से कोई संवाद, और बीजेपी ने इस दौर में अपने तौर पर उन नेताओं को अब अभियान समिति से जोड़ दिया जो अपने अपने इलाके के बड़े नेता हैं। चाहे उसमें दो पूर्व मुख्यमंत्रियों का जिक्र कर लीजिए, वो शेट्टार भी हो सकते हैं, या फिर जो ताकतवर नेता हैं जो एक वक्त येदियुरप्पा के साथ भी थे, या फिर मौजूदा वक्त में जो धीरे धीरे प्रभावी हुए हैं, उसमें तेजस्वी सूर्या तक का जिक्र कर लीजिए। अभियान समिति का गुलदस्ता कुछ ऐसा बनाया गया कि पता ही नहीं चले कि चेहरा कौन है और रणनीति कौन है, सिवाय इसके कि दिल्ली के इशारों पर यह राजनीति चलनी चाहिए। लेकिन फिर अगला सवाल यह है कि क्या वाकई वोकलिंगा और लिंगायत के आश्रय बीजेपी कर्नाटक की अपनी राजनीतिक जमीन को बचा पाएगी? उन नेताओं को आगे बढ़ा रही है, यह कहते हुए कि हमने देखी आपके समुदाय के भीतर से आधे दर्जन से ज्यादा को मंत्री बना दिया, तो क्या वोट मिलेगा? मुश्किल सवाल इसलिए है क्योंकि करप्शन है, बेरोजगारी है, और इन सब के बीच कोई तालमेल बीजेपी के भीतर ही नहीं है। तो उस तालमेल को बैठाने के लिए 10 यात्राएं दिल्ली की, और उसमें अगर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का भी जिक्र कर दीजिएगा तो यात्राओं की तादाद लगभग 1.5 दर्जन की हो जाएगी। इतनी यात्रा दिल्ली से निकलकर कर्नाटक में चुनाव के ऐलान से पहले तो चुनाव के बाद क्या होने वाला है? 40 कैबिनेट मिनिस्टर्स को डेरा डालना ही पड़ेगा कर्नाटक के भीतर में, और हर घंटे रैलियां आपको कर्नाटक में दिखाई देगी ही। प्रधानमंत्री कमोवेश हर तीसरे दिन कर्नाटक में नजर आएंगे ही। गृह मंत्री देश के अमित शाह कर्नाटक के भीतर लगातार कई कई दिनों तक नहीं बल्कि हफ्ते तक रहने का कार्यक्रम बना रहे हैं। नींद उड़ी हुई है या ये डर समाया हुआ है? आइए चंद पन्नों को इसलिए समझिए क्योंकि 2018 के चुनाव परिणाम में भी कांग्रेस के वोट प्रतिशत ज्यादा थे बीजेपी से। हालांकि कांग्रेस जीती थी 80 सीट और बीजेपी जीती थी 104 सीट। कांग्रेस को मिले थे 38% वोट, बीजेपी को मिले थे 36% वोट। लेकिन बात यह नहीं है, यह ट्रिगर 2024 का इसलिए भी है क्योंकि कल्पना के परे है कि कर्नाटक की 28 में से 25 सीट पर बीजेपी जीत गई 2019 में। यह स्थिति 2014 में नहीं थी, उस वक्त 17 सीटें उसने जीती थी, लेकिन अब 25 सीटें जीत चुकी हैं और परसेंटेज ऑफ वोट लोकसभा चुनाव में 50% से ज्यादा बीजेपी के हक में चला गया। तो क्या अब ऐसी ढलाओं की शुरुआत है और उसकी सबसे बड़ी वजह कांग्रेस की पदयात्रा राहुल गांधी की निकलना है, या फिर डीके शिव कुमार चेहरे के तौर पर अब उभर कर आ रहे हैं, या फिर सिद्धारमैया इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं कि मेरा ये आखिरी चुनाव होगा, या फिर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक से ही आते हैं, या फिर यूथ कांग्रेस के नेता भी कर्नाटक से ही आते हैं? ये कौन सी स्थिति है? और इन परिस्थिति के बीच राहुल गांधी भी अब 1-2 नहीं 3-3 दिनों तक का कार्यक्रम बना रहे हैं। ये मैसेज क्या है और 2024 के लिए क्यों धड़कनें दिल्ली की बढ़ी हुई है, जबकि कर्नाटक तो महज एक राज्य है जो दक्षिण का है। लेकिन सवाल पहली बार यह भी है कि अगर दक्षिण का दरवाजा बंद तो कमोवेश बीजेपी की पहचान नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट पार्टी के तौर पर ही रहेगी, और दक्षिण भारत एक जबरदस्त असर के तौर पर जो तेलंगाना से शुरू होगा वह नीचे केरल तक चला जाएगा, और हो सकता है महाराष्ट्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो कर्नाटक से लगता है वहां से ये धारा बननी शुरू हो और बीजेपी के लिए मुश्किल हो जाए, क्योंकि कर्नाटक के सारे राज्यों के भीतर अगर बीजेपी के लिए दरवाजे बंद हैं तो फिर बहुमत 2072 का
2024 में कैसे पा पाएंगे? और अगर नहीं मिल पाया तो क्या होगा? संकट उस राजनीति का है जो एक पार्टी के इर्द गिर्द नहीं बल्कि उस पार्टी के एक नेता के इर्द गिर्द घुमड़ रही है और नाम नरेंद्र मोदी है। वो क्या वाकई उसी चेहरे के आश्रय चुनाव लड़ा जाएगा? क्योंकि कर्नाटक के भीतर का कुछ सच समझ लीजिए जो बहुत सीधे तौर पर बीजेपी के भीतर के अंतर्विरोध को और उनकी राजनीतिक जमी को और उनकी नींद को उड़ाए हुए है। बीजेपी के जो राष्ट्रीय महासचिव और विधायक जो चिकमंगलूर से हैं, सीटी रवि, उनकी नहीं पटती है येदियुरप्पा के बेटे BY विजेंद्र से। जो बेटे हैं और जिस वक्त मुख्यमंत्री हुआ करते थे येदियुरप्पा, उस वक्त कुछ बोला करते थे रवि तो बेटा चिताता था, मत बोलो मेरे पिता के खिलाफ। और अब वो कहते हैं कि अब तुम्हारे पिता मुख्यमंत्री तो है नहीं तो हम क्यों नहीं बोलें। तो क्या ये वाकई वोकलिंगा जो है वो अपने तौर पर सीटी रवि है, लिंगायत जो है वो येदियुरप्पा है? तो वोकलिंगा और लिंगायत के बीच का ये अंतर्विरोध क्या पुरानी राजनीति को उभार रहा है, जहां पर भगवा राजनीति उभर कर आ जाए और दोबारा मैसूर का जिक्र हो, टीपू सुल्तान का जिक्र हो? लेकिन फिर अगला सवाल है कि वहां के जातीय समीकरण को आप कैसे फिट बनाइएगा? क्योंकि जातीय समीकरणों के मद्देनजर यह बहुत बड़ी बात है कि अब जिस लिहाज से कांग्रेस चल रही है उसमें हमें लगता है 2-3 बातों का जिक्र शुरू में इसलिए कर लीजिए क्योंकि यह परिस्थिति बताती है कि कांग्रेस दो तरफा तरीके से खेल खेल रही है। एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा की धड़कनें हैं और दूसरी तरफ इस बात का जिक्र है, राहुल गांधी कहते हैं 3,000 रुपए ग्रेजुएट को देंगे, 1,500 रुपए डिप्लोमाधारी को देंगे, 2.5 लाख जॉब जो सरकारी खाली पड़े हैं उनको 1 बरस में भर देंगे। प्राइवेट को भी एक ऐसी रफ्तार देंगे जिसमें हर बरस कम से कम 2 लाख नौकरियां निकले, यानी 5 बरस में 10 लाख नौकरियां तो जरूर निकले। उसके बाद जो है अलग अलग तरीके से, चाहे वह बिजली की फ्री 200 यूनिट देने का जिक्र हो, चाहे इस बात का जिक्र हो कि 200 रुपए महिलाओं को दिए जाएंगे हर महीने, या फिर 10 किलो अनाज खुले तौर पर जो बीपीएल है यानी गरीबी की रेखा से नीचे है उसको दिया जाएगा। आपके जहन में एक सवाल उठना चाहिए, बीजेपी की सत्ता है और उसके बावजूद भी इन बातों का जिक्र क्या क्या मतलब है? वह तो अपने तौर पर खुद बहुत कुछ देती है। तो सच सही मायने में यह हो चला है कि एक डॉक्यूमेंट हमारे पास है, उस डॉक्यूमेंट को जरा परखने की कोशिश कीजिए। जो दलित हैं कर्नाटक के भीतर लगभग 19% के लगभग जो दलित हैं और मुस्लिम जो 16% हैं, यानी दोनों मिलाइएगा तो लगभग 35% के लगभग, यह जो पूरा का पूरा हिस्सा है इसके अंदर का लगभग 80% लोग जो हैं वह गरीबी और मुफलिसी में जी रहे हैं। इनके बच्चे जो डिग्रीधारी हैं उनके पास कोई रोजगार नहीं है, यानी मुस्लिमों के साथ महज विचारधारा का सवाल नहीं, यहां तो जिंदगी जीने का सवाल भी कर्नाटक की परिस्थिति बतला रही है। और दलितों के भीतर तो सवाल कि वह जिस रूप में पढ़ने भी गए वहां से निकलने के बाद भी रोजगार नहीं और घर की माली हालत नाजुक हो चली है। तो जरा कल्पना कीजिए कि 35% वोटरों का जो 80% हिस्सा है वो मौजूदा सरकार से परेशान है, यानी उसकी जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही। और इन सब के भीतर मल्लिकार्जुन खड़गे जो अब खुद दलित समाज से आते हैं, कर्नाटक से आते हैं, उनकी मौजूदगी कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से कांग्रेस को एक बड़े पिलर के तौर पर खड़ा कर रही है। अगला सवाल है कि जो लिंगायत और वोकलिंगा है इनको भी दोनों को मिलाइएगा तो यह भी 25 से 30% के भीतर दोनों चलते हैं। लेकिन दोनों समुदाय के भीतर एक सवाल यह है कि जो दोनों को लाभ मिलना चाहिए वो बहुमई के दौर में नहीं मिल पाया। यहां तक कि येदियुरप्पा के काल को जिस तरीके से कट किया गया और अब संसदीय कमेटी में लाकर या अभियान समिति से जोड़कर और उनके साथ तमाम लोगों को जो जोड़ा गया, उन्हीं के लोगों को जोड़ा गया, इससे कोई राहत रियायत बीजेपी के अनुकूल बन नहीं पा रही है। इसीलिए प्रधानमंत्री बार बार जाते हैं। वो ध्यान दीजिए, वो गए भी तो किस इलाके में गए थे? वो मांड्या के इलाके में गए थे। मैसूर क्षेत्र का जो वोकलिंगा का गढ़ है वहां और हासन का इलाका जो है उसमें जो केंद्र है राजनीति का वोकलिंगा का वह मांड्या ही है। और मांड्या जाकर उन्होंने जो भी परियोजनाएं शुरू की, चाहे वो सड़क की हो या कोई दूसरी परियोजना हुई, लेकिन सवाल यही आया कि जो अभियान समिति है
उसके जरिए बैलेंस किया जा रहा है। उसको बैलेंस करने का मतलब है कि उसमें पूर्व मुख्यमंत्री शेट्टार को भी ले लिया गया, सदानंद गौड़ा भी आ गए जो अभियान समिति बनाई गई है, तेजस्वी सूर्या भी आ गए, प्रताप सिम्हा भी आ गए, मंत्री सुनील कुमार भी आ गए। एक बैलेंस, यहां तक कि करदंजले भी आ गए, बोमई भी मौजूद हैं। यानी वोकालिंगा और लिंगायत का जो बीच का रास्ता बीजेपी ने अपनाया है वो मानकर चल रही है कि जातीय समीकरणों के आश्रय और येदियुरप्पा ने जो सेंध लगाई थी उसकी उम्र पूरी हो गई है। दूसरी उम्र पूरी कर दी येदियुरप्पा को लेकर जब करप्शन के चार्जेस लगे थे और उनको जब हटाया गया था, उससे बुरी स्थिति कर्नाटक के पूरे सिस्टम में समा गई कि 40% कमीशन, और इसको लगातार 15 दिनों तक पदयात्रा के दौर में राहुल गांधी बोलते चले गए। और लोगों के जहन में यह सवाल भी आया कि किसान तक जब दिल्ली में धरना देने आए थे तो खोपड़ियां लेकर आए थे इसको बताने के लिए कि किसानों की बदहाली कैसी है। किसानों का बड़ा वोटर जो एक लिहाज से लगभग 5% की परिस्थिति में प्रभावित करता है, वह भी बीजेपी के अनुकूल नहीं है। दिल्ली की नींद इसलिए भी उड़ी हुई है कि वोकलिंगा और लिंगायत के बीच संतुलन बैठाते बैठाते दलितों की स्थिति हो और मुस्लिमों के बीच सेंध लगाने की कोशिश हो, सब कुछ धूमिल पड़ गई। ओबीसी का जो मंत्र होता था वह भी नहीं चल पा रहा है और इन सब के बीच कोई चेहरा दे पाने की स्थिति में नहीं है, तो क्या करेंगे। और दूसरी तरफ जो ऐलान हो रहे हैं कांग्रेस की तरफ से और इन सब के बीच जेडीएस को लेकर जो नए सवाल खड़े हो रहे हैं, उसमें पहली बार केंद्र कर्नाटक की राजनीति उस तीसरे मोर्चे को लेकर भी बन रही है जहां ममता बनर्जी और अखिलेश कह रहे हैं हम जेडीएस के लिए चुनाव प्रचार करने कर्नाटक में जाएंगे। यानी 2024 की दिशा में बढ़ते हुए कदम का एक राजनीतिक प्रयोग या फिर एक एसिड टेस्ट हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए है, हर उस नेता के लिए है जो 2024 के मद्देनजर खुद की उपयोगिता कहीं देखना चाहता है। और कर्नाटक का मैसेज हर चुनाव पर पड़ेगा या सिर्फ साउथ तक सीमित हो जाएगा। लेकिन दूसरा सवाल यह है कि जो भाषण दिए जा रहे हैं कर्नाटक के भीतर रैलियों में, उसमें निशाने पर करप्शन है। वो बोमई के सिस्टम का करप्शन हो या दिल्ली में अडानी को लेकर जो संपत्ति दी गई और जो निजीकरण का बहार चल पड़ा इस दौर में और जो मोनेटाइजेशन की परिस्थिति आ गई, वह भी वहां पर उठाया जा रहा है। क्योंकि सबको पता है कि महाराष्ट्र और कर्नाटक भारत के दो ऐसे राज्य हैं जहां पर मैक्सिमम फॉरेन इन्वेस्टमेंट की स्पेस है, जहां पर टेक्नोलॉजी के लिहाज से स्पेस है, जहां पे प्रोफेशनल्स का जमावड़ा है। वहां पर यह मैसेज अगर खुले तौर पर आ रहा है कि चाहे वो बेंगलोर में बैठी हुई बीजेपी की सत्ता हो या दिल्ली में बैठी हुई बीजेपी की सत्ता हो, करप्शन का आइडिया सिस्टम के साथ कैसे जोड़ना है, अगर यह चल पड़ा है तो फिर बीजेपी की रातें और उसकी नींद तो गायब हो ही रही होगी, उसको मुश्किल तो दिल्ली में हो ही रही होगी। इसीलिए रायसीना हिल्स पर प्रधानमंत्री कार्यालय और गृह मंत्रालय के दफ्तर में कर्नाटक के लोगों की आवाजाही इस दौर में बड़ी तेज हो चली है और हर कोई समझा रहा है, बता रहा है, फार्मूले निकाले जा रहे हैं, सर्वे किए जा रहे हैं, जानकारी ली जा रही है कि किस रूप में बीजेपी इस गढ़ को ना गंवाए और गंवाने की बाद की परिस्थिति में वह पूरी फेरिस्त सामने होनी चाहिए जिसमें ऑपरेशन लोटस चलाया जा सके। तो क्या वाकई इस कर्नाटक को लेकर बीजेपी इस हद तक जाने को तैयार है कि इलेक्शन से पहले ही वो ऑपरेशन लोटस की सोचने लगे और उस दिशा में जाए जहां पर ईडी अपने तौर पर जिन लोगों को नोटिस भेजने वाली है उसकी लिस्ट एक आपको जानकारी के लिए दे देते हैं कि दरअसल नोटिफिकेशन से ठीक पहले माना जा रहा है कि अगर आप अप्रैल के महीने में फर्स्ट वीक में अगर इलेक्शन कमीशन चुनाव का ऐलान करने जा रहा है तो फिर मानकर चलिए कि 30 मार्च से प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और यह प्रक्रिया जो है पूरे कर्नाटक के भीतर का वह तबका जो पैसा कांग्रेस के भीतर लगाएगा या राजनीतिक तौर पर बीजेपी के खिलाफ खड़ा होगा, वह बिजनेस वाले तबके को उसके दरवाजे पर और उसको बुलावा ईडी और सीबीआई की तरफ से शुरू हो जाएगा। कुल मिला के जो कर्नाटक के भीतर सीबीआई और ईडी और आईटी को भी जोड़ दीजिए, अगर इन तीनों के नोटिसेस को मिलाइएगा तो ये तकरीबन 722 नोटिसेस हैं जो अपने तौर पर रेंगना शुरू होंगे
और वह 1 महीने तक चलेंगे। कोई पैसे की आवाजाही राजनीतिक तौर पर चुनाव को प्रभावित ना करे या विपक्ष को मजबूत ना बना दे। इस खेल के भीतर जरा विधानसभा की परिस्थिति को देख लीजिए। यह इसलिए जरूरी है क्योंकि जिस छलांग को इसके पिछले चुनाव में बीजेपी ने अपनाया, अगर वो दोबारा पुरानी परिस्थिति में लौट आती है तो इससे बुरी स्थिति कुछ नहीं होगी, क्योंकि 2013 में बीजेपी को सिर्फ 20% वोट मिले थे और 40 सीटें मिली थी, लेकिन 2018 में लगभग 20% से 36% वोट आ गए और 40 से 104 सीट पर पहुंच गए। यह छलांग थी। यानी बीजेपी जिस लिहाज से जीती है, उस लिहाज से गवर्नेंस अगर वहां निकलकर नहीं आई, जो लोगों के भीतर सवाल निकल कर आ रहा है, तो जरा कल्पना कीजिए कितने नीचे वो जाएगी। और कांग्रेस 2013 में 37% वोट ली थी, 112 सीट थी, और 2018 में उसने 38% वोट आए, यानी वोट का परसेंटेज बढ़ गया। सीट हालांकि 112 से घटकर 80 हो गई। जेडीएस कमोवेश 18 से 20% वोट के भीतर रेंगती है और उसकी सीट भी लगभग पिछली बार 40 थी, पिछली बार 37 थी, उससे पिछली बार 40 थी। यह एक स्थिति है। लेकिन लोकसभा के दायरे में अगर आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं और सोचना चाहते हैं कि क्यों दिल्ली की नींद उड़ी है, तो इस बात से समझ जाइए कि 2014 में 17 सीटें बीजेपी जीती थी, कांग्रेस 9 सीट जीती थी, जेडीएस 2 सीट जीती थी। 2019 में छलांग लगाई बीजेपी ने और 17 से 25 पर आ गई, 28 में से 25 सीट जीत गई। कांग्रेस 1 सीट, जेडीएस 1 सीट, कल्पना के परे है। और परसेंटेज ऑफ वोट भी 43% से छलांग लगाकर 51% पर बीजेपी पहुंची 14 और 19 में, और कांग्रेस 40 और 31 पर आ गई। झटके में 9% वोट कम हो गया। लेकिन जो रफ्तार बीजेपी ने पकड़ी, उस रफ्तार से कांग्रेस ढही नहीं। जिस रफ्तार के आसरे पूरा सुपड़ा साफ कांग्रेस का कर दिया और उसके पिछले चुनाव में कहीं नहीं थी बीजेपी, यह परिस्थिति कर्नाटक के भीतर लगातार रेंगने लगी है। और इलेक्शन का मुद्दा चाहे अनचाहे उस एंटी इनकम्बेंसी को हाथ में ले रहा है, जिस एंटी इनकम्बेंसी को पैदा नहीं होने की स्थिति में हमेशा दिल्ली का हुनर लेके आता है। तो क्या दिल्ली का हुनर कर्नाटक की राजनीति को प्रभावित कर पाएगा, या कर्नाटक का दरवाजा बंद हो चला है और इस बंद दरवाजे को लेकर 2024 की धड़कनें मोदी सत्ता की बढ़ी हुई तो नहीं है? एक आखिरी सवाल इस दौर में, जो नेता का हम नाम लेने जा रहे हैं, बीजेपी के नेता, उसमें पहला नाम तो जाहिर है येदियुरप्पा है, उनके बेटे दूसरा नाम है, तीसरा नाम करंजले का है, चौथा नाम बोम्मई का है, पांचवा नाम शेट्टार का है, छठा नाम सदानंद गौड़ा का है, आठवां नाम तेजस्वी सूर्या का है, नौवां नाम प्रताप सिम्हा का है, उसके बाद सुनील कुमार है, उसके बाद सीटी रवि हैं, और विजेंद्र जो बेटे हैं वो। यानी इन 10 नामों के इर्द गिर्द समूची बीजेपी को अपनी राजनीतिक बिसात बिछानी भी है और वोट भी लेकर आने हैं। और दूसरी तरफ खड़ी हुई कांग्रेस, जहां पर जेडीएस कल तक मजबूत नजर आती थी, अभी वह सिर्फ अपने पारंपरिक वोटों के इर्द गिर्द है। यानी वोटों का ट्रांसफर जो होना है, वह बीजेपी के वोट ही कांग्रेस में जाएंगे तो जाएंगे, अन्यथा नहीं। अगर इस परिस्थिति में कर्नाटक का मैसेज निकल कर आता है कि बीजेपी के वोट शिफ्ट हो गए कांग्रेस में, यह ट्रिगर नहीं है, यह एक ऐसा एसिड टेस्ट है 2024 को लेकर, जो कर्नाटक में धड़क रहा है, लेकिन उसकी आवाज रायसीना हिल्स पर सुनाई देने लगी है। और इसलिए इंतजार कीजिए चुनाव आयोग द्वारा तारीखों के ऐलान का, और उसके बाद प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष और 40 कैबिनेट मिनिस्टर की यात्राओं का, जो गली गली कर्नाटक में नजर आने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।